बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डाइजेशन इन ओमेबा। जैसे कि आपको पता है कि इस टॉपिक से पहले वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन बताई थी कि न्यूट्रिशन कैसे होती है, डाइजेशन एनिमल्स में कैसे होती है, अब्जॉर्प्शन एनिमल्स में कैसे होती है। तो हमने इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि तमाम एनिमल्स में, जितने भी एनिमल्स की वैरायटी है, उन तमाम एनिमल्स में डाइजेशन किन किन स्टेजेस से हो रही होती है, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। मैंने आपको कहा था कि उस टॉपिक से ऑनवर्ड जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे और उनमें फिर डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट ये होगी डाइजेशन इन ओमेबा। इंशाल्लाह लास्ट पे हम सीक्वेंस वाइज लास्ट पे हम ह्यूमंस में डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि आज हम ओमेबा जो कि एक यूनिसेलुलर है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि उनमें डाइजेशन कैसे होती है, फूड हजम कैसे होती है, खुराक को कैसे हजम किया जाता है, किन किन स्टेजेस के थ्रू ये जो है वो फूड को हजम करते हैं। समझ आ गई? चलें जी, अगर हम अमीबा की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये एक सेल पे मुश्तमिल एनिमल होता है। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यही वजह है कि इनमें जो डाइजेशन की टाइप होगी वो इंट्रासेलुलर होगी। समझ आई? मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऐसी होती थी जो सेल के अंदर हो रही होती थी। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जाहिर है वो फिर ऐसी डाइजेशन होगी जो सेल के बाहर होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने कहा कि जो ओमेबा प्रोटियस है ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा एनिमल है जिनमें जो डाइजेशन का मोड है वो इंट्रासेलुलर है, उनके सेल के अंदर होगी डाइजेशन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर हम इनकी डाइजेशन का प्रोसेस देखें ना तो वो कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस के बाद। ठीक है, अब वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेज आती है वो है इंजेशन। इंजेशन बेटा कहते हैं खाना, भाई खाने को खाना, मतलब कि फूड खाना या आसान जुबान में ईटिंग। ठीक है, अच्छा जी, इंजेशन के प्रोसेस में सिंपली होता ये है कि हम खुराक को अपने मुंह में लेके जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो खुराक हम मुंह में लेके गए हैं डाइजेशन कहते हैं उस खुराक का हजम होना। ठीक हो गया? और एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि उनमें से जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताऊं तो असिमिलेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो खुराक जो हम इंजेशन के प्रोसेस से मुंह के अंदर लेके जाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन होती है। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि खुराक हम क्यों खाते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी नीड्स को पूरा कर सकें, ताकि हम फूड में से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लें और अपनी बॉडी नीड को पूरा करें, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। सो असिमिलेशन आसान जुबान में कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक हो गया? अच्छा जी, लास्ट पॉइंट इसमें है दैट इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो गैर हजमशुदा खुराक है उसका बॉडी से एलिमिनेट होना। भाई हमने फूड ले ली लेकिन उस सारी फूड का इस्तेमाल हमारी बॉडी में नहीं होता। जो जो हमें चाहिए होती है फूड उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो नहीं होती चाहिए या जो नहीं ज़रूरी होती, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसका बॉडी से बाहर निकलना वो इजेशन का प्रोसेस कहलाता है। सारे पॉइंट्स तो आपको यही समझ आगे फिर हमने क्या करना है, आगे तो भाई हमने रिवाइज करना है क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। चलें जी, टाइम नहीं ज़ाया करते, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही थोड़ा बहुत हिंट दे दिया। हिंट देने का मकसद मेरा ये था कि ताकि आपके माइंड में थोड़ा आइडिया हो कि ये है क्या। फिर जब मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको एक तो मज़ा आएगा, दूसरा आपको थोड़ी बहुत उसकी समझ होगी। ठीक है, चलेंगे। इंजेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, और भाई खाने को खाते हैं, खाना खाना। ठीक है, अच्छा जी, खाने को खाते हैं या खुराक को मुंह में लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ये समझें कि इंजेशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग में फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है? ईटिंग और इंजेशन वाला जो प्रोसेस होता है इसमें हम सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं और ड्रिंकिंग में हम पीते हैं, मतलब खुराक को खाते ईटिंग वाले प्रोसेस में और खुराक के पीते ड्रिंकिंग वाले प्रोसेस में। समझ आ गई? चल
चलें जी, उसके बाद कहते हैं कि अब क्योंकि हमने ओमेबा अंकल को डिस्कस करना है, ठीक है, ओमेबा अंकल जो है ना, ये फूड की हम बात करेंगे कि जो ओमेबा है ये फूड कैसे खाते हैं। अंकल मैं सिर्फ एक फ़नी हिंट दे रही हूँ आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि जो ओमेबा है ये फूड कौन सी खाते हैं भाई, इनके पास क्या क्या खुराक है, ये क्या क्या फूड खाते हैं, या फिर मैं आसान कर दूँ आपके लिए तो वो ये कि भाई ये कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, इनकी फेवरेट फूड कौन सी है वो हम देखेंगे। अच्छा जी, अगर जनरल इनकी हम बात करें ना कि ये किस किस्म का खाना खाते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर हम ओमेबा की फूड की बात करें उनमें कुछ टिनी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं भाई, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे ये फीड कर रहे होते हैं, और वो छोटे ऑर्गेनिजम्स या तो पाउंड में मौजूद हो सकते हैं या वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मौजूद होते हैं, तालाब को भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हो, उनमें जो टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये ओमेबा उन पे फीड कर रहे होते हैं। समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि भाई ये खाना तो खाते हैं, ये टिनी ऑर्गेनिजम्स पे तो फीड करते हैं, लेकिन इनकी फेवरेट फूड कौन सी है भाई। अच्छा, हमें बड़ा मज़ा आता है पता करने के लिए कि भाई उसकी फेवरेट फूड कौन सी है, उसकी फेवरेट फूड कौन सी है, ठीक है। अब हम देखेंगे ओमेबा की फेवरेट फूड कौन सी है। एक तो हमने कहा कि ये जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहा होता है या उनको एज अ फूड यूज़ कर रहा होता है टिनी ऑर्गेनिजम्स पे, लेकिन अगर हम इनकी फेवरेट फूड की बात करें तो ये मोस्टली खाते हैं पैरामीशियम को, उसके बाद क्लेमेडोमोनस को खाते हैं। सो जैसे अब देखिए ना, किसी की बिरयानी फेवरेट होती है, किसी को कौरमा पसंद है, किसी को फिश पसंद है, किसी को निहारी पसंद है, किसी को पाए पसंद है। देखिए काफ़ी सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो इंसानों की फेवरेट फूड होती है। अगर ओमेबा की बात करें तो ओमेबा मोस्टली या कॉमनली ये पैरामीशियम और क्लेमेडोमोनस को फीड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनरल भाई और भी तो कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान की अगर कोई फेवरेट फूड है, बिरयानी पसंद है तो वो सारा साल बिरयानी खाए, नहीं, वो बाकी चीज़ें नहीं खाता, ठीक है। अच्छा जी, जनरली आमतौर पर अगर हम इनकी जनरल फूड की बात करें तो ये पार्टिकल्स ऑफ एल्गी को भी खा लेते हैं भाई, ये बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को भी खा लेते हैं और ये प्रोटोजोआ के पार्टिकल्स को भी खा लेते हैं। समझ आ गई, इनकी खुराक समझ आ गई है, ठीक है, कि ये खाते क्या हैं, किस पे फीड करते हैं, जनरली क्या खाते हैं, कॉमनली क्या खाते हैं, ठीक है। चलें जी, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहाँ से अब हम देखेंगे कि ये खाते कैसे हैं, ये फूड को अंदर लेके कैसे जाते हैं। ओमेबा लगी थी। अब देख लें कि ये ओमेबा अंकल होते कैसे हैं। अच्छा, अंकल इसलिए बोल रहे हैं, मेरे ना सर याद आ गए मुझे, मेरे सर बड़े फनी मेथड में हमें पढ़ा रहे होते थे। वो कहते थे ओमेबा पाइन साहब को आज हमने डिस्कस करना है, आज हमने ओमेबा अंकल को डिस्कस करना है या ओमेबा पाइन साहब को डिस्कस करना है, तो उनकी याद आ गई। अच्छा जी, ओमेबा पाइन साहब की अगर हम बात करें ना तो हम देखेंगे कि ये खाते कैसे हैं। ये एनिमल अगर आप ध्यान से देखो आप तो हैरान हो रहे होगे कि इसका मुंह कहाँ है, इसका हाथ कहाँ है, कैसे खुराक खाता है। तो मैं बता देती हूँ कि ये कैसे खाता है। मतलब अब हमने बेसिकली डिटेल डिस्कस करनी है इंजेक्शन की कि ये खाते कैसे हैं। होता ये है कि फूड पार्टिकल जैसे ही इनके कांटेक्ट में आता है, बेचारा मजलूम टिनी ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से भी अगर इनके कांटेक्ट में आ जाए, अगर ये देख लें, ठीक है, ये देखें फूड पार्टिकल ये नज़र आ रही है, बेचारा मजलूम फूड पार्टिकल जो इनके पास आ जाता है, ये अगर उनको देख ले, उनको डिटेक्ट कर लें, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी आउटर मेम्ब्रेन को उस फूड पार्टिकल के करीब ले जाते हैं। अब आप ना फोकस करें तो ये ना एक कप सा बन गया, क्या बन गया, कप सा। ये कप जो है ये बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन है ओमेबा की, उसने ना उस फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के लिए या कैप्चर करने के लिए उसने अपनी आउटर मेम्ब्रेन को ही माउथ की शक्ल में कन्वर्ट करके ना तो फूड पार्टिकल को इंगल्फ करवा रहा है। ये देखें, ठीक है, ये कप बना रहा है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आया, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है फूड पार्टिकल के अराउंड। देखा, अराउंड फूड पार्टिकल के अराउंड ही होगी ना। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको चेंज होती हुई नजर आई जो कि फूड पार्टिकल को कवर कर रही है, अब इस किस्म के स्ट्रक्चर को हमने कहा जी ये सूडोपोडिया है। क्या है, सूडोपोडिया बन गया। अब ये जो सूडोपोडिया है ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये कप शेप्ड सूडोपोडिया जो है ये क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज होगा आप देख सकते हैं कि ये जो खुराक है ये बेसिकली फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फूड वैक्यूल कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ ये समझना है, इस स्लाइड में लास्ट पॉइंट वो ये है कि सून ये जो सूडोपोडिया बना, ये सूडोपोडिया कप शेप हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये कप शेप सूडोपोडिया हो गया। अच्छा जी, सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि जो कप शेप सूडोपोडिया है ना, इसको हम फूड कप भी बोलते हैं।
ठीक है, और उसके साथ साथ हम इसको सूडोपोडिया प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये आपको पिंक कलर के अंदर फूड नजर आ रही है और बाहर कप है, तो ये क्योंकि सूडोपोडिया है तो हम इसको दो नाम देते हैं। एक तो हम इसको सूडोपोडिया प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा हम इनको कहते हैं फूड कप। ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट कहते हैं जैसे ये कप बना ना, अब इस कप के जो मार्जिन है ना वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? क्लोज। देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो मार्जिन थे ना, यहाँ तक तो ओपन थे जिसको हमने फूड कप बोला, अब यहाँ तक ये फूड कप है, यहाँ तक ये जो है वो सूडोपोडिया प्रोजेक्शन है। अब आप देखें कि ये जो सूडोपोडिया प्रोजेक्शन है या ये जो कप का आखिरी पोर्शन था या एज था वो आपस में क्लोज होना शुरू हो गए। समझ आ गई ये पॉइंट? अच्छा जी, डायग्रामेटिकली भी हमने देख लिया। उसके बाद कहते हैं अब जैसे ये क्लोज हुआ ना, तो वो जो पिंक कलर की फूड थी ना जो यहाँ पीछे लेबल की हुई है, वो फूड जो है वो उस फूड कप में इनक्लोज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ये कि उस फूड पार्टिकल के साथ ना ड्रॉप ऑफ वाटर भी होता है। अब आप कहेंगे कि ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ आ गया? भाई अमेबा जो है ये वाटर में रहता है, सराउंडिंग में वाटर है, तो जहाँ से फूड आई वहाँ सराउंडिंग में वाटर है। सो जैसे ही ये प्रोजेक्शन बंद हुई, ठीक है, सूडोपोडिया प्रोजेक्शन बंद हुई या फूड कप जो है उसके मार्जिन्स जो है वो बंद हुए, तो इस खुराक में ड्रॉप ऑफ वाटर भी आ गया। सो अब जो है ये फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल में बेसिकली दो चीजें आती हैं, नंबर 1 फूड और अदर वन इज ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ यही हमने इसकी डेफिनेशन ही देखनी है कि इसकी डेफिनेशन फूड वैक्यूल की कहते हैं पार्टिकल्स टुगेदर विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि जी खुराक पानी के कतरे के साथ इन द एंडोप्लाज्म आर नोन एज फूड वैक्यूल। यहाँ तक समझ आ गई फूड वैक्यूल कैसे बना? हमने यहाँ तक यही पढ़ा कि अमेबा जो है वो कैसे फूड को डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद सूडोपोडिया बनता है। उसके बाद सूडोपोडिया जो है वो अपनी प्रोजेक्शन शो करता है, वो क्लोज होते हैं, फूड जो है वो ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ अंदर बंद हो जाता है पैक नुमा स्ट्रक्चर में, उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है डाइजेशन। अब यहाँ तक आपने यही पढ़ा बेसिकली कि खुराक जो है वो अमीबा के अंदर एंटर कैसे हुई। अब हमने पढ़ना है भी एंटर तो हो गई, अब डाइजेशन कैसे होती है, वो खुराक डाइजेस्ट कैसे करता है अमीबा। इसमें ना 3 कंडीशंस हैं, 3 मेथड से, 3 तरीकों से और 3 चीज़ों की हेल्प से डाइजेशन करवा रहा होता है अमीबा। पहला मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। ठीक हो गया। एंजाइम्स आपने बार बार देखा होगा, एंजाइम्स का बड़ा ताल्लुक होता है खुराक की डाइजेशन में। ठीक है। अच्छा जी, डाइजेशन इन अमीबा जो है वो वैक्यूल के अंदर ही हो रही होती है। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट समझे कि वो जो फूड वैक्यूल बनी उस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होगी, लेकिन करवाएंगे कौन? एंजाइम्स करवाएंगे। अब आप समझेंगे कि एंजाइम्स कहाँ से आ गया। हमने तो कहा था कि फूड वैक्यूल में 2 चीजें हैं, एक तो फूड, दूसरा ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये एंजाइम बुला कहाँ से आ गई जो कि इस फूड की डाइजेशन करवा रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है जी लाइसोसोम्स। सबसे पहले आप समझे लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम बेसिकली यूकेरियोट्स में डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली होती है। क्या होती है? डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली, जो कि अपने अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रखती हैं, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो फूड की डाइजेशन करवा सकें। ठीक है। सो लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे जो कि उस फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद फूड को डाइजेस्ट करेगी। यहाँ तक ये कहा कि हमने कहा कि लाइसोसोम जो है वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी। अब वो जो एंजाइम्स हैं उनकी नेचर की अगर हम बात करें तो वो है हाइड्रोलिटिक इन नेचर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेसिकली ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पानी की मौजूदगी में खुराक की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं या खुराक की डाइजेशन करवा रहे होते हैं। अब आप अगर सोचें, याद करें, मैंने आपको कहा कि फूड वैक्यूल में पानी भी है, फूड वैक्यूल में फूड भी है। ठीक है। सो पानी भी है, खुराक भी है, एंजाइम भी आ गया। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। भेजा किसने? लाइसोसोम्स ने, जो कि एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली है। तो क्या हुआ? हर चीज तो आ गई, अब तो होनी है जी डाइजेशन। और यहाँ हुआ यही कि डाइजेशन होगी और कम्प्लेक्स जो फूड है वो पानी की एडिशन की हेल्प से वो कम्प्लेक्स फूड जो है उसकी डाइजेशन होगी। समझ आ गई? अच्छा जी, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, और एक चीज की हेल्प से जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम था जो कि लाइसोसोम सिक्रीट कर रहे थे। नेक्स्ट कंडीशन और जो नेक्स्ट चीज जो हेल्प करती है डाइजेशन में अमीबा में, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये यहाँ समझें कि जो वैक्यूल है ना, फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल जो हमने पीछे पढ़ा, ये फूड वैक्यूल, इसके अंदर ही बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? ये एसिड है। ठीक है। ये एसिड सिक्रीट होगा या रिलीज होगा
होगा जो कि उस फूड वैक्यूल की या उस वैक्यूल की पीएच को चेंज कर देगा, एसिडिक कर देगा। अब क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यही वजह है कि वैक्यूल के अंदर की जो पीएच है उसको चेंज करके उसके एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देगा। और अगर हम उसकी पीएच की बात करें तो वो चेंज करके 5.6 कर देगा। समझ आ गई? अच्छा जी, इसकी पीएच चेंज होगी, एसिडिक हो गया। अब क्यों एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने? वो इसलिए बनाया ताकि जाहिर है डाइजेशन हो, क्योंकि हम डाइजेशन नहीं पा रहे। अच्छा जी, जो एसिडिक मीडियम बना ना, जो एसिडिक एनवायरनमेंट बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, जो कि रिलीज हुए थे वैक्यूल से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किल कर दिया लाइव फूड को। लाइव फूड कहते हैं जी जिंदा खुराक को, जो कि वो लेके गया था अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब एक तो हमने कहा कि जी यहाँ लाइव फूड की डाइजेशन होगी। एक पॉइंट ये समझें कि खासियत समझें, खुसूसियत समझें, वो ये कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ये एबिलिटी रखता है ना सिर्फ वो किल कर सके, मतलब कि जो जिंदा फूड अंदर गई उस एनिमल की बॉडी में, एक तो ये एबिलिटी रखता है क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वो जानवर जो अंदर गया वो मर जाता है। मरने के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हेल्प करता है कि वो सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टन्स द फूड, वो खुराक को सॉफ्ट कर देता है फॉर फर्दर डाइजेशन, ताकि मजीद डाइजेशन हो सके। लो जी, दूसरा मेथड भी हो गया। दूसरा जो चीज़ हेल्प करी थी वो भी हमने पढ़ ली। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन और जो थर्ड चीज़ हेल्प करती है डाइजेशन इन अमेबा में, दैट इज लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब ये भी एंजाइम है। लाइसोसोमल एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं वो समझे। बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से जैसे ही लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट हुए वो वैक्यूल के बाहर आके जमा हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो वैक्यूल है इसके बाहर, लेट सपोज ये जो आपको पिंक पोर्शन नजर आ रहा है ना आउटसाइड द वैक्यूल, ये जो है ये लाइसोसोमल एंजाइम है जो कि सिक्रीट किया जा रहा है बाय द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जैसे ही वैक्यूल के बाहर आए, अब क्या करेंगे, एंजाइम्स सिक्रीट होने के बाद अंदर जो है वैक्यूल के फूड पड़ी हुई उसकी डाइजेशन होगी। सही हो गया। अच्छा जी, लाइसोसोमल एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म सिक्रीट कर रहा था वो क्या करेगा, वो जो वैक्यूल है उसके एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर देगा। ठीक है, बेसिक एनवायरनमेंट कर देगा। और पीएच देखी जाए तो वो 7.3 हो जाएगी। मतलब जब आपको नजर आए वैक्यूल की पीएच 7.3 है, इसका मतलब जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन है या बेसिक है। समझ आ गई? अच्छा जी, ये जो एंजाइम है ना अल्कलाइन मीडियम की, अब हमने कहा कि अल्कलाइन है, क्यों, इसका क्या काम है जी, डाइजेशन में कैसे रोल प्ले परफॉर्म करता है। तो जो अल्कलाइन मीडियम है ना, एंजाइम्स जो बना लाइसोसोमल एंजाइम के बाद जो अल्कलाइन मीडियम बना वो डाइजेस्ट कर देता है फूड को, और डाइजेस्ट करने के बाद वो कन्वर्ट करता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। वही डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली हम यूटिलाइज करते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, उसको फिर एब्जॉर्ब करवाया जाता है इनसाइड द बॉडी। अच्छा जी, यहाँ एक डायग्राम आप देखें, वहाँ से ये अभी तक के जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले इंजेक्शन वाला प्रोसेस जिसमें सूडोपोडिया बना, फूड अंदर गई और वैक्यूल बन गया। उसके बाद डाइजेशन में क्या हुआ कि एंजाइम जो है वो एंटर हुए वैक्यूल के अंदर, और एंटर होने के बाद जाहिर एंजाइम्स ने क्या करवाई, डाइजेशन करवाई। उसके बाद अब हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब वो जो डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स बने वो क्या होगा, वो उस फूड वैक्यूल से निकल के बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही फूड वैक्यूल के, हमने कहा कि जो डाइजेशन है ना वो फूड वैक्यूल के अंदर हुई, अब जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगी वो वहां से बाहर निकलेगी खुराक, और वो बाहर डिफ्यूज होगी। कहाँ डिफ्यूज होगी, वो साइटोप्लाज्म में आएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जैसे ही मूव करेगी वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में, उस मूवमेंट को या तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं या तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर हम डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वो डाइजेस्ट फूड होती है जो डाइजेशन के बाद हमें डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स या फिर आसान जुबान में वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर डाइजेशन के प्रोसेस के बाद मूव करवा दिए जाते हैं इनटू साइटोप्लाज्म। और ये जो ट्रांसफर होता है ना डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स का या डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स का साइटोप्लाज्म में, इस डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स का साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होना फ्रॉम द वैक्यूल इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मूवमेंट हमने देखी ना वैक्यूल से साइटोप्लाज्म तक की जो मूवमेंट थी, एक तो हमने इस प्रोसेस को नाम तो हमने दे दिया था कि ये जी एब्जॉर्प्शन है। किस मेथड के थ्रू, किस मूवमेंट के थ्रू ये आती है, उस मूवमेंट को हम डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद हमने जो सेकेंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है आज की स्लाइड का, दैट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब जो डिफ्यूजिबल पार्टिकल साइटोप्लाज्म में आ गया, अब हमने उसको
इस्तेमाल करना है। भाई खुराक हम क्यों खाते हैं? ताकि हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, हम अपने बॉडी नीड पूरी कर सकें, ठीक है। तो जितना भी फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला आफ्टर डाइजेशन, उस फूड की यूटिलाइजेशन वो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हो सकता है। वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, वो सेल फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, या फिर वो डेली आप कह सकते हैं लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए हो सकता है। सो आसान जुबान में यूटिलाइजेशन ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज असिमिलेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो इज इजेशन। इजेशन मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का बॉडी से बाहर निकल जाना इजेशन कहलाता है। इसमें होता यह है कि जो डाइजेशन के बाद हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिले थे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, उसकी एसिमिलेशन होगी, हमें इस्तेमाल शुदा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने मज़ीद इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स या कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कंपाउंड्स जो कि खुराक में मौजूद थे, जो हमने खाई लेकिन वो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं या बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ी हमने इस्तेमाल कर ली, थोड़ी बच गई, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। उसके बाद इसका होता है कि एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जैसे ही हो गया फूड वैक्यूल का साइज जो है वो स्मॉल हो गया। क्योंकि उस फूड वैक्यूल में जितने भी डिफ्यूजेबल फूड थी वो बॉडी से बाहर निकल गई, वो साइटोप्लाज्म में आ गई, वो फूड वैक्यूल से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ गई, ठीक है। तो उस फूड वैक्यूल का साइज छोटा हो गया। अब फूड वैक्यूल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। अब देखें यहाँ तक तो हमने कहा कि डाइजेशन होगी फूड वैक्यूल में, डाइजेशन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे फूड के वो बाहर साइटोप्लाज्म में आ गए और अंदर रह जाएगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो कि बॉडी में नहीं चाहिए। अब वो जो फूड वैक्यूल है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो हम ये लास्ट प्रोसेस में देखेंगे कि वो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर चले जाएगा। अब होगा ये कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है ना, वो इस फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद, वो क्या करेंगे? वो इस सेल मेम्ब्रेन की कॉन्टैक्ट में आएंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा। गेट आउट, ओके गेट आउट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चले जाओ, तुम अनडाइजेस्टेड हो, तुम वेस्ट हो, तुम मुझे चाहिए नहीं हो, तुम अनइम्पॉर्टेंट, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तो उसको अपनी बॉडी से ओमेबा जो है वो बाहर निकाल देगा। उसको हम कहते हैं इजेशन का प्रोसेस। उसमें हम अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है, जो नहीं चाहिए होता, वो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया। सो इसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होती है, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर गेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है, और दरवाजा बंद हो जाता है। चलें जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैंने बहुत अच्छे से कन्वे किया होगा। इस रिलेटेड मजीद भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट डाइजेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ इन हाइड्रा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो होगी। सो स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।